हेलो फ्रेंड्स, साईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आकाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नव वर्ष की संध्या है और 31 दिसंबर का दिन है। तो मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला साल आप सभी लोग का बहुत अच्छा हो और वैकेंसियों की भी खूब भरमार आने वाली है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे से करिए। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ की वो जानकारी दी जाएगी जो सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन रीजनिंग का है और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस जो सुपरफास्ट क्वेश्चंस हैं और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कॉमरेड्स को डी क्यू पी वी एफ जे एल ए के रूप में कोडित किया जाता है तो मशीन को किस रूप में कोडित किया जाएगा। और ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। तो दोस्तों, आप सभी लोग को चैप्टर आता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिए। तो मैं बता देता हूँ, देखिए क्या होता है। सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है, 3 से 1 प्लस हो गया, 4 हो गया। ओ का नंबर 15 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है, 2 प्लस हो गया। तो पहले 1 प्लस हुआ था, फिर 2 प्लस हुआ। इस तरीके से आर का नंबर 18 होता है और उधर पी का नंबर 16 होता है। सॉरी, एम का नंबर 13 होता है, ये एम से बना है पी। तो एम का नंबर 13 होता है और पी का नंबर 16 होता है। इस तरीके से आर का नंबर 18 होता है, वी का नंबर 22 होता है, ए का नंबर 1 होता है, एफ का नंबर 6 होता है। तो दोस्तों, क्रम से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 के क्रम पे बढ़ रहा है। तो बस कुछ मत करिए। यहाँ एम का नंबर 13 होता है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, तो पहले नंबर पे एन आ जाएगा। उसके बाद ए का नंबर 1 होता है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे 3 आता है, 3 पे सी आता है। सी का नंबर 3 होता है, इसमें 3 जोड़ दिए 6 आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा। इस तरीके से एच का नंबर 8 होता है, उसमें आप 4 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा और 12 नंबर पे एल आता है। तो सिर्फ ये वाले ऑप्शन में आपको एन एस सी एफ एल दिख रहा होगा, बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है। बाकी सब में के आ रहा है, एम आ रहा है, एम आ रहा है, सिर्फ इसमें एल आ रहा है। आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी को क्वेश्चन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 6:48 समान अनुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये क्वेश्चन एनालॉजी चैप्टर का है। आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आंसर ज़रूर करिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और तो देखिए, 6 का आगे वाला नंबर 7 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 से 1 कम लिखा हुआ है 48। इसी तरीके से 8 के आगे वाला नंबर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 से 1 कम 80 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला 1050, 210, 42 के समतुल्य है। तो आपको बताना है ये किसके समतुल्य है। ये वाला सेट ऑप्शन से देख करके बताना है किसके समतुल्य। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लगाया गया है, उसके बाद ही ऑप्शन पे देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 42 का 5 गुना 210 होता है और 210 का 5 गुना 1050 होता है। इसी तरीके से 5 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको इन ऑप्शनों में भी वो ऑप्शन ढूंढना है जिससे 5 5 का मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ देखिए, 4th नंबर ऑप्शन में 5 3 15 और 15 5 75 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी किसी में 6 5 30 होता है, 25 दिया है, 2 6 12 होता है, 2 5 10 होता है, 12 दिया है, 2 3 6 18 होता है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, मल्टीप्लाई का अर्थ एरो हो और एरो का अर्थ माइनस हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मान ज्ञात करना है। जहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है वहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दीजिए, जहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है वहाँ पर आप प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। और जहाँ पर माइनस का साइन लगा है वहाँ पर आप प्लस का साइन लगा दीजिए। और जहाँ पर एरो का साइन लगा हुआ है वहाँ पर आप माइनस का साइन लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 और एरो की जगह -9। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 8
+2 - 9। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा क्या आता है आएगा। तो कमेंट बॉक्स पे इसको सॉल्व करके सभी लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनें। ऑप्शन ए दिया गया है किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है ग्राम, ऑप्शन सी दिया गया है मीटर, ऑप्शन डी दिया गया है गज। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या सही होगा। ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, किलोमीटर भी दूरी का मात्रक होता है, मीटर भी दूरी का मात्रक होता है और गज भी दूरी मतलब लंबाई का मात्रक होता है, और ग्राम जो है वो वजन का मात्रक होता है, इसलिए ग्राम आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ग्राम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ग्राम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5वें के बाद बताना है कि 5वां दिन बताना है। तो आज ध्यान रख लीजिएगा, 21वें से अगला पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है ये ध्यान से देखिएगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कराते हैं। तो यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है मतलब 3 तारीख को मंडे का दिन पड़ रहा है, तो आपको 10 तारीख को मंडे पड़ा होगा, फिर 17 तारीख को मंडे पड़ा होगा। तो ये पूरे सप्ताह में 17 तारीख को मंडे पड़ा होगा, 17 तारीख को मंडे पड़ा होगा, 18 तारीख को मंगलवार, 19 तारीख को बुधवार, 20 तारीख को बृहस्पतिवार, 21 तारीख को पड़ेगा आपका फ्राइडे। सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। 17 तारीख को सोमवार, 18 तारीख को मंगलवार, 19 तारीख को बुधवार, 20 तारीख को बृहस्पतिवार, 21 तारीख को शुक्रवार। सही है, 21 तारीख को शुक्रवार। अब यहाँ से 5वां दिन गिनना है। तो अब 22 तारीख सबसे पहले आएगा, 22 तारीख एक दिन, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। तो 26 तारीख को जो सा दिन पड़ेगा बस वही आंसर होगा। तो आप गिन सकते हो, 21 तारीख को पड़ा था आपका शुक्रवार, 22 को पड़ेगा शनिवार, 23 को पड़ेगा संडे, 24 को पड़ेगा मंडे, 25 को पड़ेगा ट्यूसडे और 26 को पड़ेगा वेडनेसडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। आप 21 में 5 दिन जोड़ दीजिए, मतलब 26 तारीख को आपको दिन निकालना है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप पहले 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ा, मंडे, 10 को पड़ेगा मंडे, 17 को पड़ेगा मंडे, 24 को भी पड़ेगा मंडे, 24 को भी पड़ेगा मंडे, 25 को पड़ेगा ट्यूसडे और 26 को पड़ेगा वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे इज़ राइट आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि 25-26 के बाद वाला दिन बताना है कि कौन सा बताना है। तो 26 तारीख वाला ही दिन बताना था आपको। अगला क्वेश्चन है, नीचे की श्रृंखला में कितने साथ हैं जिनके पहले आने वाले युग्मों के गुणनफल उसके बाद आने वाले अंक युग्मों के गुणनफल से अधिक है। तो बहुत से लोगों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। नीचे की श्रृंखला में कितने साथ हैं जिनके पहले आने वाले युग्मों के गुणनफल, पहले युग्मों का मतलब होता है पेयर, उसके बाद आने वाले अंक युग्मों के गुणनफल से अधिक होने चाहिए। तो पहले वाले उनके गुणनफल से अधिक होने चाहिए, बाद वाले से अधिक होने चाहिए। तो देखिए पहले लिखा हुआ है तो 7 देखिए, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और 7 के पहले 5 और 3 लिखा है। तो इसका मतलब इनका गुणनफल 15 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 2 लिखा है, इसका मतलब इनका 8 हो जाएगा। तो ये पहले आने वाला गुणनफल ज़्यादा है कि नहीं है, गुणनफल से अधिक है पहले आना। तो ये एक साथ ये गिनती हो गई, उस एक साथ मिल गया हमको। उसके बाद हमें दूसरा देखना है। अब दूसरा ये वाला देखिए, दूसरा 7 ये वाला, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 और 2 मतलब 8 हो गया, और 4 एकम 4 मतलब ये वाला 7 भी अधिक है, तो 2 7 मिल गए। इसके बाद ये वाला 7 देखना है। इस वाले 7 में क्या है, 6 पंच, पहले 6 और 5 दिया है तो 6 पंचे 30 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, ये वाला 7 भी मिल गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगला 7, 9 8 72, 8 6 48, तो ये भी एक मिल गया, 4 मिल चुके हैं। 7 5वां ये है, 8 6 48, 5 चौको 20, ये भी 7 सही है। ये वाला 7 देखिए, 5 चौको 20, 6 3 18, ये भी सही। तो इसका आंसर 5 से अधिक हो जाएगा। 5 से अधिक ऐसे है 7 जो अगले युग्म से ज़्यादा है गुणनफल। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे अंक हैं जिनके बाद उस अंक का वर्ग है।
तो ऐसे कितने अंक हैं जिनके बाद उस अंक का वर्ग है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 का वर्ग दिया हुआ है, तो 1 अंक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते जाइए, आपको 1 दिया है, उसके बाद 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, तो ये वाला हो गया एक, 2 अंक 2 हो गए। उसके बाद 3 दिया है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 1 ये हो गया, तो टोटल 3 हो गए। उसके बाद आगे देखिए 2 दिया है, 2 का वर्ग 4 दिया है, 4 अक्षर हो गए इसे। उसके बाद 1 दिया है, 1 का वर्ग दिया है, तो 5 अक्षर हो गए। उसके बाद यहाँ 3 दिया है, 3 का वर्ग दिया है, 9, तो टोटल कितने अक्षर हो गए? 6 अक्षर हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 6 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार 2 संलग्न फलकों पर लाल रंग है, 2 विपरीत फलकों पर पीला और 2 शेष फलकों पर हरा रंग है, उनको समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे स्मॉल एन, तो इस कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन क्यूब होता है। तो यहाँ पर कैपिटल एन की संख्या दी गई है 64, स्मॉल एन क्यूब दिया गया है, तो हम इसका क्यूब रूट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा n बराबर 4, हमें n बराबर 4 मिल गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, हमें n बराबर 4 प्राप्त कर लिया, आपको बता दिया कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। उसके बाद कहा गया है कितने घनाकार सभी फलकों पर रंग है। तो दोस्तों घन में सभी फलक जो होते हैं वो कभी भी रंगे हुए नहीं होते हैं। इसमें क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 रंगीन सतह, 2 रंगीन सतह, 3 रंगीन सतह और बिना रंगीन सतह वाले बनते हैं, पूरे मिलकर नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0, क्योंकि सभी सतहों में रंग 6 की 6 सतहों में रंग कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सतहें अंदर छुप जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने घनाकार केवल एक फलक पर रंगे हैं और वह भी पीले रंग से रंगे हुए हैं। तो आपको पीले रंग वाले बताने हैं, तो पीले रंग वाले आपको सबसे पहले ये देखना है पीले रंग कितनी सतहों पे किया गया है। तो पीले रंग 2 सतहों पर सिर्फ किया गया है, और एक रंगीन सतह वाले हमेशा फलक के मिड से निकलते हैं, सतहों से निकलते हैं। तो एक रंगीन सतह का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का स्क्वायर इंटू 6 तब लेते हैं जब 6 सतहों पर रंग निकालना होता है। हमें 6 सतहों पर रंग नहीं निकालना है, हमें सिर्फ 2 सतहों पर रंग निकालना है जिसमें पीले रंग होंगे। तो हम इस 6 की जगह पर हम 2 लेंगे। तो n की वैल्यू आपको पता है 4-2 का स्क्वायर इंटू 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, 8। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आराम से रख के, वीडियो को पॉज करके। तो ऑप्शन नंबर सी 8। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के नज़रिए से, रेलवे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, दूरदर्शन आपके दर्शकों को इस बात से आश्वस्त कराता है कि उनकी किसी उग्र आपराधिक कृत्य के शिकार होने की संभावना अति प्रबल है। साथ ही सहज तौर पर टीवी दर्शकों को यह भी प्रेरणा देता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसे वह चुपचाप स्वीकार कर ले। उक्त कथन अति तर्कपूर्ण ढंग से निम्नलिखित निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो आपको इसमें से निष्कर्ष निकालना है, क्या निष्कर्ष सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन दिया है, टीवी दर्शकों में असुरक्षा की भावना को तीव्र करता है। टीवी दर्शकों के अपराध का शिकार होने की संभावना अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक है। टीवी देखने से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो आप सबसे पहले इस कथन को पढ़िए, फिर इसका आंसर बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, दूरदर्शन अपने दर्शकों को इस बात से आश्वस्त कराता है कि उनकी किसी उग्र आपराधिक कृत्य के शिकार होने की संभावना अति प्रबल है। साथ ही सहज तौर पर टीवी दर्शकों को ये भी प्रेरणा देता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसे वह चुपचाप स्वीकार कर ले। तो बताइए, लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा है वो, ये तो गलत हो गया। टीवी दर्शकों में असुरक्षा की भावना को तीव्र करता है, ऐसा भी नहीं है। असुरक्षा का मतलब सुरक्षा के माफिक बोल रहा है आपसे। टीवी दर्शकों को अपराध का शिकार होने की संभावना अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है कि संभावना तो कुछ भी हो सकती है, संभावना ऐसी चीज़ है कि वो कुछ भी हो सकती है। तो बिल्कुल सही बता रहा है वो। टीवी देखने से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो बिल्कुल नहीं बता रहा है वो, तो आपको सुरक्षित होने के लिए बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है,
पंचभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पंचभुजों की संख्या आप सभी को पता है 5 होती है, तो यहाँ ऑप्शन 5 नहीं लिखा हुआ था, तो आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 5 सही है। पंचभुजों की संख्या 5 होती है, सभी को पता है 5 भुज वालों की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन है 23:8 समान अनुपात 62। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इत्मीनान से करिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको निकालने में बहुत टाइम लगने वाला है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन तभी देखिएगा जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों है क्या, 3 और 2 लिखा हुआ है, तो आप 3 को पहले लिख लो और 2 को उसके स्क्वायर में लिख लो, तो ये हो जाएगा 9। 9 में से 1 घटा दो तो 8 मिलता है। इसी तरीके से 62 लिखा हुआ है, तो 62 में 2 की पावर 6 कर लो, 2 की पावर 6 होती है 64। 2 की पावर 6 कर लो, 2 की पावर होती है 2 की पावर 6 कर लो, और 2 की पावर 6 जो होती है, 2 की पावर 6 जो होती है दोस्तों वो होती है 64। 64 में 1 माइनस कर दो आप तो 63 मिल जाता है। तो आप 2 की पावर 6 कर देना, 2 की पावर 6 का होता है 64। 64 में 1 माइनस कर देना, 63 मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा में अगर DEN को NOKX लिखा जाता है तो नीड को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो D का नंबर है वो 4 होता है, E का नंबर 5 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है। सब में 10-10 ऐड कर दिए, 4 में 10 ऐड करेंगे आप तो 14 आएगा, और 14 नंबर पे N आता है, 14 नंबर पे N आता है। इस तरीके से 5 में 10 ऐड करेंगे O आएगा, O पे 15 पे आता है, A 1 पे आता है, जो 15 ऐड करिए उस पर भी आप 10 ऐड करिए, सॉरी, तो 11 आ जाएगा। इस तरीके से 14 में 10 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा X। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सभी में 10-10 प्लस करना है, बस सारे नंबर लिख लीजिए, सारे अल्फ़ाबेट के, सब में 10-10 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर A सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 56, 90, 132, 184, 248। तो दोस्तों 56 और 90 के बीच में कितने का गैप है, 34 का गैप है। 90 और 132 के बीच में कितने का गैप है, 42 का गैप है। 132 और 184 के बीच में कितने का गैप है, 52 का गैप है। 52 का गैप है। 184 और 248 के बीच में कितने का गैप है भैया, तो इसमें गैप है 64 का, 64 का गैप है। तो देखिए दोस्तों, पहले 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा। तो 64 में 14 जोड़ दीजिए, मतलब कि 78। तो 248 में आप 248 में आप 78 ऐड कर दीजिए। 8 8 16 का 1, 7 4 11 12 1, 326। तो आंसर आ गया 326, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है WTP MIFB के बाद क्या आएगा। तो दोस्तों W का नंबर होता है 23, T का होता है 20, P का होता है 16, M का होता है 13, I का होता है 9, F का होता है 6 और B का होता है 2। तो देखिए यहाँ 24 से हुआ 20, सॉरी 23 होता है W का, 23 से हुआ 20, मतलब 3 माइनस, 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 3, मतलब 3 माइनस 4 माइनस, इस तरीके से हो रहा है। तो पहले हुआ 3 माइनस, फिर हुआ 4 माइनस, फिर हुआ 3 माइनस, फिर हुआ 4 माइनस, फिर हुआ 3 माइनस, फिर हुआ 4 माइनस, तो अब फिर से 3 माइनस होगा। तो B में अगर आप 2, B का नंबर होता है 2, इसमें 3 माइनस करेंगे तो आएगा Y, आएगा Y। अब फिर से आपको Y से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा Y और U। Y का नंबर होता है 25, 25 में 4 माइनस करेंगे आएगा 21, और 21 पे आता है U, तो YU आ जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है BEHK अनुपात YVSP। तो आपको बताना है इसमें क्या सही होगा। तो B का अपोजिट होता है Y, E का अपोजिट होता है V, H का अपोजिट होता है S, K का अपोजिट होता है P। इस तरीके से D का अपोजिट क्या होगा, W, G का अपोजिट क्या होगा, T, J का अपोजिट क्या होगा, Q, और M का अपोजिट क्या होगा, N। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट है, WTQN, यहाँ पर अपोजिट हो रहा था। तो मैंने क्वेश्चन बहुत जल्दी बताने की कोशिश करी है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा जो क्वेश्चन ना आए आपको, लेकिन सॉल्व जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 24, 60,
समान अनुपात 120 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आप आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। 24 में 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो आता है 72, और 72 में 24 का आधा माइनस कर दीजिए, आता है 60 दिया हुआ है। इसी तरीके से 120 में भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कराइए तो आता है 360, और 120 का आधा मतलब 60 माइनस कर दीजिए तो आता है 300। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 300। अगला क्वेश्चन दिया गया, कार अनुपात रोड समान अनुपात शिप अनुपात क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये एनालॉजी से संबंधित है। जिस तरीके से कार रोड पर चलती है उस तरीके से शिप जो है वो वाटर पे चलता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वाटर। अगला क्वेश्चन है, DREQGUHTJXKW। तो यहाँ देखिए डी का नंबर 4 होता है, तो 4 3 7 3 10, तो इससे पहले 3 आएगा, माइनस होगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, पीछे लाना है तो ए आ जाएगा। और इस तरीके से 18 3 21 और 3 24, ये नंबरिंग होती है। आर का नंबर 18, यू का 21, एक्स का 24, 3 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए। तो आप 18 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 15, ये एक ओ आ रहा है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3 3 प्लस हो रहा है, आपको पीछे जाना है तो आप 3 माइनस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें क्रम में बैठाना है कि क्या क्रम होगा। एक पेड़ के बारे में क्रम होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्रमानुसार बैठा लिए। तो दोस्तों ऑप्शन से भी ये करने में बहुत आसानी रहती है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 3 नंबर मतलब रूट मतलब जड़, उसके बाद स्टेम मतलब तना, फिर पत्तियाँ, तो किसी पेड़ में पहले जड़ आएगी, फिर उसका तना आएगा, फिर उसकी पत्तियाँ आएंगी, और उसका फिर आएगा फ्लावर, और फिर आएगा फ्रूट। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो अगर ऑप्शन से ही करिए, बहुत आसानी से हो जाता है ये। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम पद छाटिए। तो OQTX IMNQ IGJN XZCG। तो ओ का नंबर 15 होता है, आई का नंबर, यहाँ पे देखिए 15 से 2 आगे बढ़ा 17, 9 से 4 आगे बढ़ा 13, यहाँ ई से जी बढ़ा मतलब 2 बढ़ा, ई का नंबर 5 होता है, जी का 7 होता है, 24 और 26, एक्स का नंबर 24 और जेड का नंबर 26, यहाँ पे भी +2। देखिए इनमें और इनमें सब में +2 हो रहा है शुरुआती लेटरों में, और इस वाले में 4 हो रहा है, तो बस यही विषम है, IMNAQ। उसके बाद अगला दिया है 2, 5, 9, 19, 37, क्वेश्चन मार्क। इसमें बहुत से लोग क्वेश्चंस को गलत करने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसको बहुत से लोग गलत आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या है मैं देख लीजिए बहुत ध्यान से। 2 का दुगना 4 होता है, उसमें +1 कर दीजिए। 5 का दुगना 10 होता है, उसमें -1 कर दीजिए, एक बार +1 एक बार -1। इसके बाद 9 का दुगना 18 होता है, फिर से +1। 19 का दुगना 38 होता है, फिर से -1। अब अगले वाले में +1, तो 37 का दुगना 74 होता है, +1 कर दीजिए, 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ब्लड रिलेशन का है ये। अमित राहुल का बेटा है, तो अमित हो गया जो राहुल का बेटा हो गया। राहुल की बहन सारिका को राहुल की एक बहन है जिसका नाम सारिका है। सारिका का एक बेटा है जिसका नाम सोनू है। सारिका लड़की होगी, नाम से पता भी चल रहा है, लेकिन नाम से किसी का जेंडर क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है राहुल की बहन, तो सोनू तथा एक बेटी रीता, इसकी एक बहन होगी रीता। अब कह रहा है राजा सोनू का मामा है। राजा जो है वो सोनू का मामा है, तो इसका मतलब राजा सारिका का भाई होगा और राजा राहुल का भी भाई होगा। अब कह रहा है रीता राजा से किस प्रकार से, तो रीता ये है, राजा ये है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब है रीता कौन है राजा की, तो रीता भांजी होगी दोस्तों। रीता जो है वो भांजी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, भांजी। अगला क्वेश्चन है,
यदि y के पुत्र का भाई x है, यदि y के पुत्र का पुत्र, तो कुछ इस तरीके से है, यदि y के पुत्र का पुत्र, y के पुत्र का पुत्र, यदि y के पुत्र का भाई x है, तो x कौन है y का, इसका मतलब होता है x कौन है y का, तो x जो है वो ये दादाजी हो जाएंगे भाई, तो ये पौत्र हो जाएगा। x, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। तो दया का भाई अमित है, देखिए दया हो गया, ये दया का भाई अमित हो गया, दया चंद्रा का बेटा है, चंद्रा ऊपर हो गया, विमल चंद्रा के पिताजी हैं, विमल उससे भी ऊपर हो गए। उसके बाद कह रहा विमल चंद्रा के पिताजी हैं, पिताजी मतलब प्लस का साइन, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, अमित का विमल से, अमित कौन है विमल का, तो फिर से ये कौन हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, ये पिताजी तो सी थे, तो ये दादाजी हैं, अमित कौन है इनका, पोता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो चलिए पहले 12 किलोमीटर उत्तर की ओर ले चलते हैं इसको, राम अपने घर से निकल के 12 किलोमीटर उत्तर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर जाता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, मतलब इधर चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 12 और 5, टोटल कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर। घर यहाँ था, यहाँ से पूरब में है, तो 17 किलोमीटर पूरब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो ये देखिए ये होता है पूरब, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर अब, और उत्तर पूर्व हो गया पश्चिम, तो ये है उत्तर पूर्व, और इस जगह पे आ गया पश्चिम, मतलब पश्चिम यहाँ से यहाँ आया है, तो कितने डिग्री घूम के आया, 135 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ आया था, ये भी 135 डिग्री घूम के आया है, सारी दिशा 135 डिग्री घूम रही है। तो कह रहा पश्चिम क्या होगा, पश्चिम यहाँ पर होता है, पश्चिम जो है वो यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, जो 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक एक 90 ये वाली घूम के आएगी, यहाँ से यहाँ वाली, ये यहाँ से यहाँ तक घूम के आएगी, तो 90, यहाँ से यहाँ तक घूम के आएगी 135 डिग्री। तो यहाँ पर होती है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व वाली जो घूम के चली जाएगी वो पश्चिम में चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी लैंप हुक हैं, कोई हुक रंगीन नहीं है। उसके बाद उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप बना दीजिए, सभी लैंप क्या है, हुक है, और कोई भी हुक रंगीन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कुछ लैंप रंगीन है, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि सारे ही लैंप हुक हैं और कोई भी हुक रंगीन नहीं, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत है। कह रहा है कोई हुक रंगीन नहीं है, तो ऑप्शन में ही दिया गया था, कथन में ही दिया गया था, और कथन हमेशा सही होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब बी नंबर ऑप्शन केवल सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, सभी चिड़िया काली हैं, तो बना दीजिए सभी चिड़िया काली हैं, कोई काला सफ़ेद नहीं है, कोई काला सफ़ेद नहीं है। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन में कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, कोई चिड़िया सफ़ेद नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी काला सफ़ेद नहीं और सारी चिड़िया काला है, तो ये वाला ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई काला सफ़ेद नहीं है, ये तो आपको कथन में ही दिया गया था, दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी पे, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, 30 नंबर क्वेश्चन, ये कंप्लीट होती है आपकी रीजनिंग। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कथन दिया गया है, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, और निष्कर्ष दिया गया है, ये आप क्वेश्चन आपको रेलवे में मिलने वाले हैं। चिंता एक बीमारी है, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, क्योंकि इस तरह के कथन निष्कर्ष रेलवे में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर रखिए। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, ये बात सही है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। निष्कर्ष दिया है चिंता एक बीमारी है, तो ये गलत है, चिंता एक बीमारी नहीं है,
भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, ये बिल्कुल सही है कि भ्रम जो है वो इंसान को चिंता की ओर ले जाता है। तो निष्कर्ष सेकंड इस राइट आंसर। इसके लिखे नहीं हुए कथन, लेकिन कथन निष्कर्ष सेकंड सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।